था कि मेरे दिमाग से ही गायब हो गया था कि आज फ्राइडे है। मुझे लगा आज नॉर्मल डे है, आराम से 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इस चक्कर में लेट हो गया। ज्यादा वेट करना पड़ेगा नहीं। चलो आ ही गए बस। ये मोल फ्रैक्शन लास्ट क्लास हम लोगों का हो गया था। सर सर लास्ट क्लास में सॉल्यूशन पढ़ाया था सर। हाँ, ओनली सॉल्यूशन आफ्टर सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन लगना Yes, sir. मतलब ये हम लोगों ने सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लिया था, राइट। जी सर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी समझ लिया था। नो सर, सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूशन का डेफिनेशन सर। ओके, सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आप डिफाइन कर सकते हो क्या? सॉल्यूट इज द सर मिनिमम पार्ट ऑफ सॉल्वेंट सर इन द जो सॉल्यूशन। जो कम अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्यूट सर, सॉल्यूट कम अमाउंट में सॉल्यूट। करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं बोल रहा था कि जो लेसर अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्यूट, एंड जो ज्यादा अमाउंट में होगा दैट विल बी सॉल्वेंट, राइट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए क्या बन जाता है। मान लीजिए मैंने 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH लिया हुआ है और इसको मिक्स कर दिया हुआ है 36 ग्राम वाटर के साथ। आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। $46 ग्राम ethyl alcohol is mixed with 6 ग्राम H2O। हमें बताना है कि इसमें सॉल्यूट कौन है एंड सॉल्वेंट कौन है। कोई तो बता दो यार, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हूं मैं। एनीवन? सर ये तो सर 46 ग्राम ऑफ सर इथाइल अल्कोहल। हाँ, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड 36 ग्राम वाटर को मिक्स कर दिया। ये दोनों को लिया और एक ही बीकर में मिक्स कर दिया। ये सर इथाइल अल्कोहल इज सॉल्यूट सर। सॉल्यूट कौन सा होगा? सर इथाइल अल्कोहल सर। इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट होगा? पक्का ना? भरोसा कर लूं? ये सब कुछ देखने के बाद बताना है। बोलो भाई, या नाम लेकर के बुलाऊंगा तब आप बताओगे? कोई नहीं बोलेगा? चलो, आपका आंसर करेक्ट था। ये जो इथाइल अल्कोहल है दैट विल बी सॉल्यूट। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। एंड द वाटर इज गोइंग टू बी सॉल्वेंट। पहली चीज ना, हमारे दिमाग में कुछ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, कुछ गलत चीजें होती है, उसको आप दूर कर लेना। कई बार होता है ना कि हमारे दिमाग में ये अंदर से फीड हो जाती है कि अगर वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। नहीं, पहले तो ये रॉन्ग है, ये कोई नहीं बोलेगा आगे से। दूसरा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका मास ज्यादा रहेगा ना, जैसे यहाँ पे देखो तो हमने 46 ग्राम अल्कोहल लिया हुआ था और 36 ग्राम वाटर लिया हुआ था। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका मास ज्यादा रहेगा वो हमारा सॉल्वेंट रहेगा और जिसका मास कम रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। नहीं, ये भी गलत है। आप ये ध्यान में रखना। आप एक स्टेटमेंट यहां पे लिख लेना, lesser if solute is having lesser amount। देखो, स्टेटमेंट दो करेक्ट है, एंड सॉल्वेंट इज हैविंग मोर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। बट प्रॉब्लम ये है ना
कि ये बोलना, आप ये सोचना आप भूल जाते हो कि अमाउंट का यूनिट क्या होता है। अमाउंट का यूनिट होता है मोल, राइट। तो आप ना तो मास को देख करके बताओगे और ना ही अपने दिमाग में ऐसा कुछ रखोगे कि पानी है तो पानी ही सॉल्वेंट रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ना मोल कैलकुलेट करो। जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका मोल कम होगा, लेसर मोल होगा, वो आपका सोल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो वाटर और अल्कोहल का जो मास आपको दिया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप मोल कैलकुलेट करते हो, तो मोल कैलकुलेट करने में मास कितना 46, और इथाइल अल्कोहल कार्बन एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। अगर आप इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको 16 मिलेगा, सॉरी 46 मिलेगा। 46 डिवाइडेड बाय 46 इज 1। वाटर का मोल कैलकुलेट करोगे, मास कितना 36, वाटर का 18। मोलर मास 18, ये आएगा 2। तो जस्ट बिकॉज कि वाटर का मोल ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे वाटर को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, और इथाइल अल्कोहल का मोल कम है ना, इसलिए इसको सोल्यूट बोलेंगे। तो हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करने के लिए आप किसको देखोगे? मोल को देखोगे, बाकी कुछ भी नहीं देखना होता है। क्लियर है ये सभी को? ये सर, ये Yes, भी है sir. सर। Yes, सर एक sir. ओके एग्जांपल दीजिए सर। सर एक एग्जांपल दीजिए सर, वाटर इज सोल्यूट। ओके, एक एग्जांपल ऐसा भी दे देते हैं जहां पे वाटर सॉल्यूट हो। मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए, सोचने दो। आ, आपने ले लिया, मान लो 36 ग्राम वाटर लिया हुआ है, 36 ग्राम वाटर लिया हुआ है, एंड यहीं पे अगर मैं कर दूं 120 प्लस 18, 138, 138 ग्राम आपका इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दूं। अभी बताओ, अभी चेक करो। अल्कोहल का 3 मोल आएगा, वाटर का 2 मोल आएगा। आप मोल कैलकुलेट करके देखो, जी सर। इधर 2 मोल आएगा और इधर 3 मोल आएगा। तो यहाँ पे वाटर सोल्यूट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर सोल्यूट हो जाएगा, एंड अल्कोहल आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आगे का पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोल्यूट सॉल्वेंट तो देख लिया हम लोगों ने। अब जो हमारा सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स देखने हैं। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से मैं स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा, और मोल फ्रैक्शन को जो हम लोग इंडिकेट करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल एक्स। ऐसा यूज करेंगे। पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। मान लो आपको ना एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर दिया हुआ है। हमने देखा ही था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। तो आप ऐसा समझो कि ऐसा एक कंटेनर लिया मैंने, और कंटेनर में गैस ए, गैस बी और गैस सी, 3 गैसेस भर लिया। और गैसेस हैं तो रैंडम मूवमेंट हो रहा होगा, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अटेन कर ही लेगा आफ्टर सम टाइम। साथ में ये बोल रहा हूं कि इस कंटेनर में गैस ए का Na मोल है, मतलब मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे, तो n सबस्क्रिप्ट a लिख रहा हूं, मतलब गैस ए का मोल जो होगा दैट इज Na। सिमिलरली गैस बी का अगर मोल बोलना होगा तो आई कैन राइट Nb, एंड गैस सी का मोल लिखना होगा तो आई कैन राइट Nc। दीज आर द मोल्स। ये आपके ABC के मोल्स है जो इस कंटेनर में रखे हुए हैं, और इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब अगर मुझे किसी का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मान लीजिए अगर मुझे गैस ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो जो फॉर्मूला यूज होता है
जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये गैस ए का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे गैस बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना रहेगा तो मैं गैस बी का नंबर ऑफ मोल न्यूमरेटर में रखूंगा, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली आई कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके होमोजेनस मिक्सचर में कितना भी कंपोनेंट हो, मान लो 10 कंपोनेंट है, उसमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना रहेगा उसका मोल न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में सारे मोल को ऐड कर देना है, तो दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन। इतना क्लियर है सभी को? जी सर। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको जानना है कि मान लो यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट है, तो सभी कंपोनेंट का अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं XA प्लस XB प्लस XC, तो आप जरा ऐड करके देखो, तो ये राइट साइड में सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो Na प्लस NB प्लस NC डिनोमिनेटर मिल जाएगा, न्यूमरेटर में भी Na प्लस NB प्लस NC मिलेगा। ये सभी को क्लियर है या फिर मैं लिखूं? नहीं सर, क्लियर। क्लियर है सर। तो फाइनली सब कुछ कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिलेगा? जी सर। मिलेगा सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि आपके मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड कर देते हो तो उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसे मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, आप कॉपी कर लेना। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component in the mixture is always 1, हमेशा और हमेशा 1 आएगा। आपके पास 10 कंपोनेंट है, सभी का एडिशन करो, सबका वैल्यू ऐड करके 1 ही आएगा। किसी को डाउट है मोल फ्रैक्शन में? एनी डाउट, एनीवन? अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। सर ये रियली किया जाता है सर? फिर से बताइए, नहीं सुनाई दिया। सर ये रियली किया आ जाता है सर 1? ये आ ही जाता है ना। आप देखो ना, यहाँ पे हमने XA XB XC का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसके एक्सप्रेशन को आप ऐड करो। देखो XA की जगह पे मैं क्या लिख लेता, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। ये क्या है बच्चे आपका, ये XA है, प्लस XB की जगह पे क्या लिखता, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। ये XB की जगह पे लिखता। XC की जगह पे क्या लिखता, NC डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। यही तो XA XB XC है। आप डिनोमिनेटर देखो सबका सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। तो फाइनली यार ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल होकर के 1 मिल जाएगा। यही मैं आपको बोल रहा था, ये आएगा ही आएगा। ये प्रैक्टिकली ट्रू है कि जितने भी कंपोनेंट है सभी का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे, हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। अभी क्लियर है? जी सर। कोई ऐसा जिसको थोड़ा भी डाउट हो? जिसको डाउट है फटाफट पूछ लेना बच्चे, कोई डाउट अपने दिमाग में नहीं रखेगा।
सर मोल फ्रैक्शन से क्या पता लगा सर, ये इसका उद्देश्य क्या है सर? ओके, पर्पस क्या है, हम लोग क्यों सीख रहे हैं इसको, अचानक से पागल हो गए हम लोग। जी सर। देखो मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल पूछ सकते हो एंड पूछना ही चाहिए। देखो पहली चीज पहली चीज, अगर अपने काम की चीज बोलो तो देखो यार, हमको ना 11वीं 12वीं पास होना है, ठीक है, और जेई और नीट का एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए तो ये तो कंपलसरी है ही। दूसरा, अब प्रैक्टिकल लाइफ का बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ का यूज ऐसा है ना कि जैसे आगे जाकर के 12वीं में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम ही रहेगा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो उसमें पूरा सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो हम लोग ना लैब में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन बनाते रहते हैं, तो हमें मालूम रहना चाहिए ना कि उसमें जो सॉल्यूट है उसका कितना परसेंट मोल फ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करो, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो अगर आपने XA का मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो ये आपने क्या लिखा, A का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो इसी में बच्चे आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सर्किल किया हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा मोल परसेंटेज, कि उस सॉल्यूशन में ए का कितना मोल, कितना परसेंट मोल प्रेजेंट है। तो भाई ये तो हमको मालूम रखना पड़ेगा ना कि अगर मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूं, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, तो मुझे मालूम रहना चाहिए ना कि हमने कितना मोल परसेंटेज का रिएक्शन करा है। तो उसके लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। जहां कहीं भी अगर हमें मोल परसेंटेज का जरूरत पड़ेगा, वहां पे हम लोग मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी क्लियर है? जी सर क्लियर है। डेली लाइफ में भी यूज होता है, लैब में भी यूज होता है, प्लस एक तो सबसे बड़ा यूज तो बता ही दिया मैं कि 11वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स ले आने हैं, और नीट और जेई तो क्लियर करना ही है। और कोई डाउट मोल फ्रैक्शन को लेकर के? नहीं, किसी को डाउट नहीं है? तो बस, तो फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर में आपको ना एक शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा एक। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि सॉल्यूशन दे दिया और सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो अगर कभी ऐसा मिल जाए तो घबरा मत जाना, ये वही चीज है जो आप सीखे हुए हो कि हमारे मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना रहेगा उसका मोल न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये क्लियर है ना? जी सर। सर अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आगे जाकर के इसी सीक्वेंस में कम से कम मिनिमम 10 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे। अभी ये हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट था, पहला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। आगे कम से कम 10 पढ़ने हैं। मैं नाम बताऊं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, पीपीबी, पीपीएम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे करके हम लोगों को कम से कम 10 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने हैं। एक तरीका बताता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का कभी भी अगर फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूले में हमेशा और हमेशा न्यूमरेटर में सॉल्यूट रहेगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रहेगा। ये आपके दिमाग में ना एकदम से फिक्स रहना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। देयर इज ओनली वन कंसंट्रेशन यूनिट जिसमें ये चीज फॉलो नहीं होता है, जो कि आगे जाकर के मैं बताऊंगा, केवल एक ही है। उसके अलावा जितने भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, सभी में न्यूमरेटर में सॉल्यूट को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन को लिखेंगे, और हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे यहां पे अगर हमसे पूछा जाता कि आप बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है,
तो न्यूमरेटर में सोल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। हाँ भाई, हो गया फॉर्मूला, ठीक सर है। सॉल्वेंट अगर होता है, हाँ हाँ, फिर से बताइए। सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट अगर होता है सर। सॉल्वेंट एक ही जगह आता है, वो आगे जाकर के बताऊंगा। सॉल्वेंट ऐसे यूज नहीं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन में तो दोनों ही है, जी सॉल्यूट सर। दोनों है। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि फॉर्मूले का फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, हमेशा। थोड़ी देर बाद और चमकेगा और क्लियर होगा कि अच्छा ये कि मैं क्या बोल रहा था, थोड़ी देर बाद। और उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप जल्दी जल्दी करोगे, हालांकि ये कर लिया है हमने हमने आधा इसका हाफ पोर्शन कर लिया है इस क्वेश्चन का, रेस्ट हाफ पोर्शन आप बताओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बोल रहे 46 ग्राम इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 36 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी तो खैर हमको मालूम। सर 0.5 हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर से बताइए। सर 0.5 हो जाएगा। 0.5 नहीं होगा। 1/3 सर, 1/3। 1/3, 1/3, 1/3। अभी तो हमको खैर मालूम है कि भाई 46 ग्राम इथेनॉल और 36 ग्राम वाटर मिक्स करेंगे तो इसमें सॉल्यूट इथेनॉल है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया था। मोल कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, इसका मोल कितना मिल जाएगा? मास 46, मोलर मास 46, 1। 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मास 36 और मोलर मास 18, तो 2। तो वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट है, और इथेनॉल क्या है? सॉल्यूट है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे लिखूंगा? न्यूमरेटर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट इज व्हाट? 1/3। यही आंसर है। अच्छा, एक और चीज, अगर इतना कैलकुलेट करने के बाद मुझसे बोला जाता कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो कैलकुलेट तो खैर कर ही लेते, देख के ही बता देते 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 लिखना होगा, तो 2/3 आ जाता। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, वो मत करो। देखो, अगर आपसे वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछता तो आप क्या बोलते? वाटर का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना? 1 प्लस 2 कितना मिल जाता? 2/3। आपको मिल जाता डेफिनेटली, यहां पे काफी आसान है। लेकिन आगे जाकर के चीजें हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो अगर मुझसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता ना, तो मैं पता है क्या करता? मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिख देता। क्यों? क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करके तो 1 मिलना है। ये हमको मालूम है पहले से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, इन दोनों को ऐड करके कितना मिलना है बच्चे? 1 मिलना है। अब C2H5OH का आपको मालूम है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 इज व्हाट? 2/3। तो 2/3 यहां से भी आता है। तो मैं यही बोल रहा था कि आपको अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है और दूसरे का ढूंढना है, समटाइम्स इट हैपेंस कि मतलब जब नंबर डेसिमल में आने लगते हैं तो वापस से कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। उससे अच्छा होगा हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। क्लियर है ये? जी सर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, ये भी आपका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, वेरी सिमिलर टू मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, मैं आपको क्या कुछ देर पहले शॉर्ट ट्रिक समझा रहा था, वो यहां पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपको मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में ऐसा बोला गया कि सेम सेम क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। कि मान लीजिए आपको 46 ग्राम अल्कोहल ले लिया एंड 36 ग्राम
36 ग्राम वाटर लेकर के मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया। फिर आपसे पूछा गया कि आप मोल फ्रैक्शन नहीं बताना है, मोल फ्रैक्शन तो बता लिया, आप परसेंटेज वेट बाय वेट बता दो। तो पहले तो हमको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखने के लिए ही मैं आपको ट्रिक सिखा रहा था कि देखो, जब भी हम लोग आप लिखते हो ना परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब न्यूमरेटर में भी मास लिखना है और डिनोमिनेटर में भी मास लिखना है। वेट बाय वेट, मास डिवाइडेड बाय मास। फिर मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाया था कि न्यूमरेटर में केवल कौन रहेगा, सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, सॉल्यूशन। फॉर्मूला कैसे लिखता, मैं फॉर्मूला लिखता मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बस हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसा तो मैं किसी का भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, नहीं? जी सर। अच्छा बताओ, आप बताओ कि अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोला होता तो फॉर्मूला क्या लिखते? सर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमरेटर में वेट लिखना है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लिखना है। सिमिलरली अगर मुझे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब बोला जाएगा तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना आसान है फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही आसान है, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत आसान सा काम। अच्छा ये फॉर्मूले तो याद हो गए हमको, चलो ठीक है, अच्छी बात है, फॉर्मूले याद हो गए। अब कई बार क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन करने के टाइम में, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में हो सकता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं पूछा है या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम नहीं पूछा है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं पूछा है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। जैसे देखो, अभी एक स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसा लिख करके दिया गया, कैसा लिख करके दे दिया गया कि अ सॉल्यूशन इज, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन इज 46% वेट बाय वेट with respect to NaCl, with respect to NaCl। ये क्वेश्चन का एक लाइन है, इंफॉर्मेशन दिया गया, इसके बाद आपसे कुछ कुछ पूछते रहेंगे। देखो बच्चे, क्वेश्चन हमसे केवल तभी सॉल्व होगा जब मुझे इस लाइन का मतलब मालूम रहे। अगर ये लाइन का मीनिंग हमको नहीं मालूम है तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमको इस लाइन का मीनिंग जानना है। अब हमने देख तो लिया कि परसेंटेज वेट बाय वेट का हमने फॉर्मूला देख लिया यार, हाँ हमको मालूम है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज व्हाट परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका मीनिंग हम लोग कैसे लिखते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आगे से आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाना, मतलब ऐसे देखते ही हम लोग बता सकते हैं। तो मैं अभी कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला बोल रहा था कि कहीं पे परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हम लोग क्या विड्रॉ करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन न्यूमरेटर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्वेश्चन का जो लाइन लिखा हुआ है उसमें बोला 46%, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना दिया आपको, 46% दे दिया। आप लिख लो आगे सारी चीजें सेम लिख लो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, ये एग्जैक्टली इतना तो फॉर्मूले में फीड कर ही सकता हूं मैं। यस सर। किसी को कोई तकलीफ है यहां तक? जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? हाँ नहीं? सर।
है तो इधर ही पूछ लो, नहीं तो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर वापस मुझे लेकर के आओगे। नहीं है ना? अब देखो, अब अगर मैं मान लूं, लेट्स से, लेट्स एज्यूम दैट, लेट्स एज्यूम दैट कि ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। मान लो, कुछ देर के लिए आप मान लो कि हमने मास ऑफ सॉल्यूशन जो लिया है, जो बीकर में हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसका 100 ग्राम मैं लेकर के आया। अब जरा आप सोचो कि हमने जब ये मास ऑफ सॉल्यूशन 100 कर ही दिया, इसका वैल्यू कितना रखना है? 100 रखना है। बच्चे ये 100 कैंसिल नहीं हो जाएगा? जी सर। हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे केस में मास ऑफ सोल्यूट कितना मिलेगा? 46। 46 46 ग्राम मिलेगा। ग्राम, यस सर। यही हमारा मीनिंग है। मतलब अगर हमको कहीं पे लिख करके दे दिया कि 46% वेट बाय वेट, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें सोल्यूट कितना होगा? 46 ग्राम रहेगा। समझ में आया? जी सर। अगर फिर से बोलिए सर। फिर से बोल देता हूं, बिल्कुल बोल देता हूं कि ये लाइन का देखिए हमको मीनिंग समझना था कि अगर कहीं ये लाइन लिख दे कि अ सॉल्यूशन इज 46% वेट बाय वेट विद रिस्पेक्ट टू NaCl, ये लाइन लिख दिया, तो मैं आपको समझा ये रहता कि जब तक ये लाइन का मीनिंग हमको नहीं समझ में आएगा, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन का इस लाइन का मीनिंग समझने के लिए बस वो फोकस वहीं पे है, 46% पे है। वेट बाय वेट लिखा था तो मैंने यहां वेट बाय वेट का फॉर्मूला लिख दिया, एंड परसेंटेज वेट बाय वेट हमको 46 दिया था, मैंने रख दिया यहां, देखो वैल्यू रख दिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहने दिया। फिर मैंने अपनी तरफ से एक एजम्पशन ले लिया, एज्यूम कर लिया कि मान लो कि आपका जो सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम है, मान लो। तो हमारे फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन कहां है? डिनोमिनेटर में है। इसको मैंने कितना माना हुआ है? 100 माना हुआ है। तो फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई भी था, तो ये 100 क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर मास ऑफ सोल्यूट कितना बच गया बच्चे? 46 हो गया। जी सर। इसका यही मतलब है कि अगर आपने सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया हुआ है तो उसमें सोल्यूट कितना रहेगा? 46 ग्राम रहेगा। ये क्लियर रहना चाहिए अपने को। सभी को क्लियर है ये? यस सर। जी सर। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लिख दे कि X% वेट बाय वेट अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले आओगे तो उसमें X ग्राम सोल्यूट रहने वाला है। क्लियर है? सेम चीज बोल रहा हूं। जी सर। अगर यहीं पे बोल दिया जाए कि मान लो 20% वेट बाय वॉल्यूम है, 20% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब मालूम है मैं क्या बोलूंगा? नीचे वॉल्यूम है ना, नीचे सॉल्यूशन है, तो इस बार ही सॉल्यूशन का 100 ग्राम नहीं बोल सकते। अब क्या बोलूंगा? अगर मेरे पास सॉल्यूशन का 100 ml है, वॉल्यूम का यूनिट बोलूंगा मैं, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है और नीचे कौन रहता है? सॉल्यूशन रहता है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन का 100 ml है तो सॉल्यूट का 20 ग्राम रहेगा। क्लियर है ये बात? जी सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन का 100 ml है तो उसमें 25 ml सॉल्यूट का होगा। यस सर। समझ में आता है ये? यस सर, 100 ml होने से सर। हाँ हाँ, नीचे देखो, आप समझो, पहले तो परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट करते हैं, तो डिनोमिनेटर वाले को हमेशा हमको क्या मान लेना है? 100 मानना है। आप 100 के अलावा कुछ और भी मान सकते हो, मैं ये फिक्स रेस्ट्रिक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीका बता रहा हूं। आप 100 की जगह पे कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपने 100 की जगह पे कुछ और मान लिया तो फिर यहां पे आप 25 नहीं बोल पाओगे, फिर और कुछ और आने लगेगा, या तो 2.5 आएगा, या 250 आएगा, या 2500 आएगा, या 0.25 आएगा, ऐसा आने लगेगा।
अगर आपको वही 25 ही यूज करना है फॉर द सोल्यूट, तो सॉल्यूशन के लिए 100 बोलना पड़ेगा। समझ में आता है? यस सर। जी सर। सर वो पिछला क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू NaCl इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, विद रिस्पेक्ट टू NaCl बोलने का मतलब यह है कि NaCl का 46% है। NaCl हमारा क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा ना, वो हमारा क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा। मतलब इसका अगर पूरा कंप्लीट मीनिंग मैं बोलूं तो इसका कंप्लीट मीनिंग ये है कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन ले आओगे तो उसमें 46 ग्राम नमक NaCl रहेगा। दैट इज द मीनिंग। सर ये सॉल्यूट है ये सर। हाँ, जो उधर लिखा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू, दैट विल बी सॉल्यूट, वो आपका सॉल्यूट रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सॉल्यूट का ही बताते हैं। जी सर। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बताते हो, वो एक्चुअली यही बताने का कोशिश करते हो कि सॉल्यूट कितना परसेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, यही बताने का कोशिश करते हो। तो उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मूला सभी लोग लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू दे रखा है तो उसका मीनिंग हम लोग आराम से समझ सकते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सके। जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा, हम लोग क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सही उम्मीद करा है या गलत उम्मीद करा है? सही उम्मीद सर। चलो फिर, तो अभी तक हम लोग जितना बात कर रहे थे उसको नोट डाउन भी कर लेते, कॉपी भी कर लेते, क्योंकि नोट्स में कुछ तो दिखाने के लिए रहना चाहिए ना। पता चला नोट्स में कुछ है नहीं, हमने सारा कुछ समझ लिया और 2 दिन बाद सारा भूल गए, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप कॉपी कर लो, सेम चीज है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। डेफिनेशन में बोला जा रहा है इट इज डिफाइंड एज अ मास। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जितना भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, किसी का डेफिनेशन रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। ना तो आपके स्कूल एग्जाम में और ना ही कंपटीशन एग्जाम में कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। तो जब जब कुछ चीजें याद रखने वाली होंगी मैं बता दूंगा कि अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना था आपसे कि जब भी मैं टीच कर रहा हूँ, जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में बोल देता हूँ कि ये वाला चीज आपके कॉलेज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसे आप स्टार मार्क जरूर कर लेना बच्चे, किसी किसी अलग सिंबल से मार्क कर लेना कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता रहूंगा बार बार, वो आपको जरूर से कर लेना है। क्योंकि आप मान लो हमने 10-20 चैप्टर पढ़ा दिए, फिर आप बोलोगे कि सर अब मुझे इसमें तो दोनों ही है, अब मैं कौन सा पढूं? तो फिर वहां 20 चैप्टर के बाद तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। मैं एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक में बोलता जाता हूँ कि ये कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, ये कहाँ इंपॉर्टेंट होगा। तो डेफिनेशन इसका कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन केवल अपने लिए है, समझने के लिए। तो आप फटाफट ये कॉपी कर लो। बोल रहे कि आप 100 ग्राम सॉल्यूशन ले आओ, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। यही हम लोग समझ भी रहे थे, फॉर्मूला लिखना सीख ही गए हम लोग। एंड मान लो अगर आपको 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोला हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले आएंगे तो 30 ग्राम NaCl रहेगा। अच्छा, ये कॉपी हो गया? जल्दी बता देना बच्चे, कॉपी हो जाए तो बता देना। यस सर हो जाए। हो गया? कॉपी हो गया? यस सर। ओके। तो एक चीज मैं ये बोल रहा था कि जैसे पिछले में मोल फ्रैक्शन में मैंने ये लिखा था ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मैं कैसा लिखूंगा? इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप हमेशा ऐसा दिमाग में रखो कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या दे देगा? सॉल्यूशन दे देगा। ये वॉल्यूम के लिए भी करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हो, उसके लिए भी करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट में 2 लाइन लिखी हुई है, इसको देखना। बोले कि 30 ग्राम मेरा NaCl है। NaCl क्या है? सोल्यूट है। और 30 ग्राम NaCl किस में है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है तो कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? सॉल्यूशन आपने कितना बोला? 100 बोला। सोल्यूट कितना बोला? 30 बोला। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। 100 माइनस 30 इज 70। समझ में आता है ये? जी सर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कॉपी हो गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ मिक्सचर ऑफ A एंड B हैज 30% A बाई मास। अच्छा, बाई मास बोलने का मतलब वेट बाई वेट, बाई वॉल्यूम बोलने का मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा भी लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। अगर आपको बाई मास लिखा हुआ है मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट, बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसा बोलेगा। आपको डिटरमाइन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द मिक्सचर। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। आप एक बार ट्राई करो। आप अगर देखोगे तो इसमें आपसे करवाना क्या चाहते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जिसने करेक्ट आंसर बताया उसको पार्टी। अच्छा, पार्टी का हिसाब करके रखे हो ना? जल्दी मिलने वाले, पार्टी पार्टी होने वाले। कोई बताएगा? सर ये 8.5 इंटू 10⁻22 ऐसा हो जाता 8.5 इंटू 10 रेस। है 22। अरे नहीं यार, इतना ज्यादा। अच्छा, एक और चीज बताऊं, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा और 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये आप ना अलग से लिख भी लेना, इसे इसे आप अलग से लिख लेना। मैं जो ऊपर लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन lies between 0 and 1। 0 और 1 के बीच में ही रहेगा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। तो आपको भी समझ में आ जाएगा तुरंत कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो देखते ही समझ में आ जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है? मेरी हेल्प करना ताकि जल्दी हो जाए काम। करने का तरीका सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि आपको एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया हुआ है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन का यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर 2 रिएक्टेंट दिया है और दोनों का मास मोल या वॉल्यूम या कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो वहां पे हमेशा फिक्स लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा।
वैसे ही यहां भी है, एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में बदलने का एक फिक्स्ड तरीका है, वो तरीका कभी नहीं बदलेगा, वो मेथड नहीं बदलेगा। तो जैसे हम लोगों ने उसे अच्छे से सीखा है, इसे भी अच्छे से सीख लेते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमको दिया हुआ है वो क्या दिया, परसेंटेज वेट बाय वेट हमको दिया बच्चे, कितना दिया, 30% दिया। अब मुझे बस इतना बताओ इसका मीनिंग क्या निकालूं मैं, इसका मतलब इससे आप क्या समझते हो? सर ए का 30 ग्राम है और बी का सर 70 ग्राम है। करेक्ट है कि ए का हमारा कितना होगा, 30 ग्राम होगा, और सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा। हमने अभी तक यही सीखा है, अभी जस्ट इससे पहले यही सीख रहे थे कि अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले आऊंगा तो ए का 30 ग्राम रहेगा, और अगर मुझे बी का मास कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर लूंगा, दैट इज 100 माइनस 30 कर लूंगा, कितना मिल जाएगा, 70 ग्राम मिल जाएगा। ये समझ में आता है सभी को? यस सर। हो गया यार, बस इतना ही करना था, आगे तो काम बहुत आसान है। आगे देखो, अगर हमसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो हम क्या करेंगे, ए के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो हमने क्या करा, प्रोसेस क्या करा, जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया था उससे हम लोग जो भी समझते थे वो लिख लिए। अब जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, ए का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई ए का नंबर ऑफ मोल प्लस बी का नंबर ऑफ मोल। यही तो हमने सीखा मोल फ्रैक्शन में अभी के अभी। तो अब हमको फोकस कहाँ करना चाहिए, हमको फोकस करना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से ए और बी का मोल मिल जाए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ ए कितना, 30, देखो मास ऑफ ए कितना 30, और ए का मोलर मास कितना 210, क्वेश्चन में दे रखा था 210, कितना मिल गया हमको, 1/7। सर 1/7। सिमिलरली बी का मोल कैलकुलेट कर लिया जाए, बी का मास कितना हमारे पास 70, और बी का मोलर मास कितना 60, तो मोल कितना 7/6। ठीक है, अब वैल्यू रख दो यार, आंसर आ जाएगा 1/7 डिवाइडेड बाई 1/7 प्लस 7/6। अगर ये आपसे सिंप्लीफाई हो जाता है तो यही आंसर है। क्लियर हुआ? बोलो भाई। यस सर। आसान है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान होता है। जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया रहेगा उससे आप जो भी समझते हैं लिख लो, जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखो, वैल्यू रखो, आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाते ये लोग, और यही पता नहीं कैसे लोगों को डिफिकल्ट लगने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर क्लियर है तो आगे चलूं? यस सर। ओके, तो आगे में फिर से एक फॉर्मूला है जो हम पहले से सीख चुके हैं, ये आप कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम हमको मालूम है कि 100 ml आप सॉल्यूशन ले आओगे तो उसमें जितना ग्राम सोल्यूट रहेगा वही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रहेगा। ये सर अभी वो पिछले वाला सर पेज एक बार ओपन करिए सर। ठीक है, ठीक है, ये था, यही ना? जी सर, हो गया सर। हो गया, ओके। अब ये देखिए, ये भी आप कॉपी कर लीजिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं तो बस कॉपी करना रह गया। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी यूज हो जाता है। कौन सा कन्वर्जन फैक्टर, देखो आप, 1 ml ही क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसे 1 cc भी बोलते हैं। 1 लीटर इज 1000 ml, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब रिलेशन आपको मालूम रहना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं जो यहां पे शायद नहीं दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ है। आप बताओ,
1 liter is how much meter cube? बताओ बताओ। 1 liter is how much meter cube? Sir, 1 to 5 meter cube, sir. फिर से नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। Sir, 1 raise 5, sir, meter cube. 10 Sir, रेज ना यार बच्चे, 1 रेज 5 तो 1 ही हो जाता है ना। 10 sir. 10 to the power 5, sir. 10 रेज 5 ना। Yes, sir, 10 raise 5 into, sir, अच्छा, ये जो वैल्यू आप बोल रहे हो, ये आप रट्टा मारे थे या ऐसे याद किए थे, भूल गए? नहीं, सेंटीमीटर से मीटर में सर कन्वर्ट किया जस्ट। ओके 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 ओके, तो 10 रेज 5 तो नहीं आता यार। चलो आपको ना एक तरीका सीखा। एक्चुअली मुझे बस ये जानना था कि मैं सिखाऊं कि आपको पहले से मालूम 10 है। मीटर क्यूब है सर क्या? वो 10 रेज माइनस में आएगा। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। मान लो कभी आपने ये सब देखा, और जैसे अभी देखा तो अभी काफी हद तक याद रहेगा, और कुछ देर के बाद भूल गए। प्रॉब्लम करने के टाइम में भूल गए तो लफड़ा हो जाएगा ना यार। तो मैं सर, आपको ना बहुत बेसिक सा तरीका सिखा रहा हूँ। कभी भी अगर भूल जाओ, बस 20 सेकंड, 10-20 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको करेक्ट फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज आपको याद रखनी है, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो याद रखना पड़ेगा यार। ये याद है तो आप मुझसे कोई भी कन्वर्जन फैक्टर पूछो, मैं बता दूंगा। हाँ, ये याद रहना चाहिए। अब देखो करना कैसे। जैसे मैंने पूछा कि 1 लीटर इज हाउ मच मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्पेशली मैं कौन से वाले पूछ रहा हूं, आप ये भी फोकस करना। एक मैं यूनिट ऐसे ले रहा हूं जिसमें लीटर, ml, डेसीलीटर ये वाले हैं। दूसरा वो लेंथ का क्यूब वाला लिख रहा हूं। इनमें रिलेशन ढूंढना है। लेंथ का क्यूब का लेंथ के क्यूब के साथ कैसे ढूंढना है वो अलग है, लीटर ml का कैसे है वो अलग है, और इन दोनों का आपस में कैसे है वो भी अलग। ऐसा तो एक एक करके करते हैं। मान लो आपको ये पूछा जाए कि 1 लीटर इज हाउ मच ml, तो ये तो क्वेश्चन ही बकवास है यार। ये तो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, फटाफट बता देंगे 1000 ml, ये तो सबको मालूम है। तो मतलब ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम वाला कन्वर्जन वाला होता है, ये सबको आता है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ कहाँ होती है? लेंथ क्यूब वाले में रिलेशन ढूंढना है, उधर तकलीफ होगी। फिर लेंथ क्यूब को वॉल्यूम वाले से कनेक्ट करना होता है, तब तकलीफ होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, तो कुछ लोगों को इधर तकलीफ हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। कोई बताएगा कितना आता है? नहीं, कोई नहीं। चलो बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं। आप ऐसा बताओ, वो क्यूब को भूल जाओ ना, क्यूब को भूल जाओ। 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, ये तो बता सकते ना। 100, sir. 100 100 सेंटीमीटर, बस तो ठीक है, हो गया अपना। अब अगर मान लो आपको क्यूब चाहिए, तो आप दोनों साइड क्यूब कर दो ना बच्चे, दोनों साइड क्यूब कर दो। अब यहां पे क्या लिखूंगा? 1 का क्यूब इंटू मीटर का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब। राइट साइड में क्या लिखूंगा? 100 का क्यूब एंड सेंटीमीटर का क्यूब। 100 का क्यूब कितना होता है? 100 इज 10^2, और 10^2 का क्यूब बच्चे, 10^2 का क्यूब इज 10. हाँ, तो बस यही आंसर है ना, यही आंसर है। जी सर। यस सर। 1 मीटर क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा लेंथ क्यूब वाला कोई भी कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप कर लोगे। जी सर। और 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब? सर ये तो लिखा है सर 1000 डेसीमीटर। अच्छा, इधर लिखा है क्या? अरे हाँ, इधर लिखा है 1 मीटर क्यूब इज 1000 डेसी। मान लो अगर हमको नहीं मालूम होता तो मैं क्या करता? मैं ये लिखता ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी। फिर क्या करता? दोनों साइड क्यूब कर देता।
1 मीटर क्यूब इज 1000 डेसीमीटर क्यूब, आराम से आ जाता है। समझ में जी प्रोसेस समझ में आया? यस सर। ओके, अब जो लास्ट वाला है वो भी देख लेते हैं कि एक जगह लेंथ का क्यूब रखेगा और एक जगह वॉल्यूम वाला रखेगा, फिर उनमें कन्वर्जन फैक्टर, जैसे ये अभी जो हम लोग करने का कोशिश कर रहे थे कि 1 लीटर इज हाउ मच मीटर क्यूब, ये मान लो आपसे पूछ लिया, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए मैंने बोला कि ये वाली चीज आपको याद रहनी चाहिए कि 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जरूर मालूम रहना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ml को लीटर में कन्वर्ट करने आता है। 1 ml इज हाउ मच लीटर? 1000 लीटर सर। अरे ml को लीटर में, 1/1000 सर। हाँ 1/1000 ना, 1/1000 ना, 10⁻³ हाँ 10⁻³ लीटर। तो बस वो लिख लो आप, 1 ml को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ लीटर लिख सकता हूं। देखो लिख लिया। अब राइट साइड में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, मुझको क्या चाहिए, मीटर क्यूब। आप बताओ, अब अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं? वन सेंटीमीटर इज हाउ मच मीटर? सर 10⁻²। करेक्ट है, तो वो 10⁻6 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो रख दो ना यार आंसर इधर, 10⁻6 मीटर क्यूब। अब सॉल्व कर लो। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर क्यूब, कितना मिलता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। यही आंसर है, यही कर। तो ऐसा हो जाएगा, जो भी वॉल्यूम का अगर आपसे कभी कन्वर्जन कराया जाए तो सारा कन्वर्जन हो जाएगा। यस सर, सिर्फ 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, बस आपको पहला वाला याद रखना पड़ेगा कि 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, वापस आ गया, कॉल आ गया था एक। तो हो गया ना, ये समझ में आ गया। जी सर। जो थर्ड वाला है ये भी आप देख लीजिए कि अच्छा ये तो देख ही लिया हमने, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो देख ही लिया। इसका मीनिंग अगर आप चाहिए तो आप लिख सकते हो, ये जो डेंसिटी वेंसिटी लिखा है ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ये एक्चुअली उनके लिए होता है जो रट्टा मारने में भरोसा रखते हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा आदमी हूं, मैं रट्टा मारने में भरोसा नहीं रखता। ये सर ये कंफ्यूज कर देता है ये। हाँ, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। मैं आपको ये जो कर रहे वो बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा कि कैसे समझना है इसको, वो आप समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। यस सर। द नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हाँ, इसका डेफिनेशन एक बार जरूर आप लिख लेंगे विद द फॉर्मूला, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, ये हमको चाहिए। तो ये भी आप एक बार कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया कॉपी? एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, किसका, यहां न्यूमरेटर में अगर आप ml बोल रहे हो तो नीचे भी ml ही बोलना है। न्यूमरेटर में अगर लीटर बोले तो नीचे भी लीटर बोलना है, ठीक है? तो वो चीज का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिट सेम रहना चाहिए। वैसे ही मास बाई मास में भी ऊपर ग्राम बोले तो नीचे भी ग्राम,
ऊपर केजी बोले तो नीचे भी केजी, ऐसा बोलना पड़ेगा। दोनों जगह यूनिट सेम रखना पड़ेगा। जी सर। ओके, हो गया ना? कॉपी हो गया? जी सर। ओके, ग्राम पर लीटर पे आ गए। हालांकि ग्राम पर लीटर अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी इसको कॉपी नहीं करेगा कोई भी, ये सब डेफिनेशन अभी कॉपी नहीं करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना? पहले वो जो कुछ कुछ तो लिख करके बोल रहे थे रट्टा मारने के लिए, वैसा कुछ नहीं, हम लोग क्वेश्चन करके उस चीज को सीखेंगे। रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। देखो, अभी तक हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन करा है, और उस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि हमको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया था और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। अब मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन होता है ट्विस्ट। क्वेश्चन ट्विस्ट ऐसा हुआ कि इमेजिन अ solution of H2SO4 contain 4.9% weight by weight H2SO4। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे दिया। कैलकुलेट परसेंटेज weight by volume concentration if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। ऐसा क्वेश्चन आपको एक और पूछ लिया कि मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताना है। आप ट्राई करो एक बार। सर वो तो 100 ग्राम से रिलेट करके ना सर। हाँ हाँ, जो जो जैसा मैंने क्या बोला कि एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में बदलने के लिए जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो आप रिकॉल करो कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था। जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया था उसका मीनिंग लिखा था, फिर जो कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मूला लिखा था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस यूनिवर्सल है, मैंने इतना बोला था, और वो हमेशा रहेगा। दिमाग काम कर रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है।
सर ये 5.39 ऐसा कुछ निकलता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस देखना, हमको फोकस कहाँ करना है, हमको प्रोसेस। मुझे सर 1 पॉइंट सर ऐसे मिला था 1.56 आप प्रोसेस देखना बच्चे, है ना। नंबर अलग अलग होता रहेगा, लैंग्वेज बदलता रहेगा, प्रोसेस नहीं बदलेगा। आप लोग सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जो कॉन्सेंट्रेशन दिया था 4.9% वेट बाय वेट, इसका मीनिंग बता दो बस। सर यह सर सोल्यूट का ग्राम सर 49 होगा और सॉल्वेंट का 95.1 49 नहीं था बच्चे, 4.9 था। 4.9 4.9 था ना। सर 4.9 ग्राम एंड सॉल्यूशन का मास कितना था? 95.1 सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन 100 सॉल्यूशन 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो मैं यूज कर लूंगा। यहाँ कुछ आ जाएगा, चलो मान लेता हूँ कुछ आ जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला हमको मालूम है। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो भाई एक बात बताओ, देखो मास ऑफ सोल्यूट तो पहले से मालूम है ना, 4.9। जी सर। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, वैल्यू रखूंगा, मेरा काम हो जाएगा। यस सर। तो अब मुझे फोकस केवल यहां करना है, किसी भी तरीके से मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए। मैं कैसा सोचूंगा? देखो ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन और ये रहा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन में दे रखा था। डेंसिटी क्या होता है? मास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? मास बाय डेंसिटी। 100 ग्राम, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। जी सर, ऐसे ही हुआ सर। बस तो हो गया ना बच्चे, एकदम से करेक्ट है। आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है। ये मिल गया वॉल्यूम, उठा के रख दो इधर। 4.9 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 100। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 4.9 इंटू 1.1 5 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर, 5 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो बस आंसर 5.39 ऐसा। हाँ हाँ, जो भी है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोसेस जरूर फॉलो करना बेटा। आप प्रोसेस फॉलो करोगे ना। अब आपको एक सच बताऊं, अगर ये चीज आप सीख गए ना, तो जो रिपीटर्स होते हैं, जो 12वीं होते हैं, उनसे भी ऐसे वाले क्वेश्चन एक बार में नहीं बनते। अगर आप सीख गए तो आप बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो, ये ध्यान रखना। और हमेशा यही करना है, एक कंसंट्रेशन यूनिट, उसका मतलब, दूसरे का फॉर्मूला, फिर जो चाहिए उस पे फोकस करके हम लोग फाइनल आंसर दे देते हैं। इसी के लिए वहां पीछे में ना फॉर्मूला लिखा हुआ था रट्टा मारने के लिए, वो नहीं करना हम लोगों को। फॉर्मूला रट्टा मारेंगे दिमाग पागल हो जाएगा। ठीक है, सर ये चलो। सही है सर। चलो आज यही। अच्छा, डीपीपी 2 आपका हो गया था ना? जी सर। ओके, आज मैं डीपीपी 3 आपको भेज देता हूँ। आज डीपीपी 3 भेज दो। चलो बाय बाय। बाय बाय सर।